असली लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा है जी तो दूसरी तरफ उनके कातिल की विचारधारा है। जी एक तरफ गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विचारधारा है तो दूसरी तरफ सावरकर, गोलवलकर और इन संघियों की विचारधारा है। ये सीधी सीधी विचारधारा की लड़ाई है। कुर्बानी देती रही है और कुर्बानी इसलिए देती रही है ताकि हमें वोट के मामले में थोड़ा नुकसान भी हो, लेकिन हमारा समाज बचा रहे, समाज में भाईचारा बचा रहे, समाज में जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी कौमी एकता है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिक्किम से पोरबंदर तक जो हमारा भाईचारा है, जो प्रेम मोहब्बत है, वो बचा रहे। इसकी अशोक चौधरी जी नीतीश कुमार के समकक्ष बैठा करते थे एक कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, आज अशोक चौधरी जी उनके चरणों में बैठते हैं। मदन मोहन झा जी के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक शुभ और सुरक्षित हाथ में है और एक बेहद विनम्र, शालीन और कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में आसमान की ऊंचाई तक पहुंचना है। भविष्य को लेकर ये स्वस्थ है। भविष्य को लेकर भी और वर्तमान में समझता हूं एक सही अभिभावक के हाथ में है। तो मनीष यादव कोई बहुत आतुर नहीं है, वो संगठन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हो जाने मात्र से, पदाधिकारी हो जाने मात्र से मैं विधायक और सांसद से बहुत बड़ी चीज हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत लाइव में। कांग्रेस बिहार में मजबूत है या कमजोर, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमने बहुत बार अन्य लोगों को मौका दिया है। हमसे हर बार जो दर्शक हैं वो बोलते हैं कि इस मुद्दे पर अगर सीधा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ अगर बातें निकले तो वो ज़्यादा सटीक होंगी। कांग्रेस को बिहार में अगर कमज़ोर है तो फिर इतने विधायक कैसे हैं? अगर कांग्रेस बिहार में मजबूत है तो उसे बार बार बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ती है? कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? इस शो में मिलेगा, पंचनामा में मिलेगा। पंचनामा में हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं और वो सच, नंगी हकीकत आपको दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत और स्वायत्ता के तहत नहीं दिखा पाती है। तो भैया, आज आपने देख लिया हमारे बगल में एक नए गेस्ट हैं और काफ़ी यंग हैं, काफ़ी वाइब्रेंट हैं। कई लोग इनको कह चुके हैं कि आप फिल्मों में भी अपना करियर क्यों नहीं खोज रहे हैं, लेकिन बिहार को बदलने की एक ऐसी बीमारी है जो कभी कभी किसी युवाओं को हो जाती है। दिल्ली से सब कुछ छोड़कर पटना आए हैं और पटना में लगातार बिहार में अपना काम कर रहे हैं। अररिया से इनका पुराना नाता है, खानदानी कांग्रेसी हैं, पिताजी ने कांग्रेस का झंडा ढोया है, अब ये ढो रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ परिचय है, ये भी बताएंगे खुद ही। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति अपनी इन्होंने शुरू की, छात्र राजनीति, और वो पहुंची एनएसयूआई तक। राष्ट्रीय जो एनएसयूआई का ढांचा है उसमें काम किया इन्होंने। फिर बिहार में जो यूथ कांग्रेस है इसके ढांचे में भी काम कर चुके हैं। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई हुई, उसमें भी सचिव का पद इन्होंने संभाला। बहुत सारी जिम्मेवारियां संभाली। चुनाव भी शायद लड़ना चाहते हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारे सपने हैं, लेकिन जिस तरह का इनका एज है, जिस तरह का इन्होंने काम किया है, इसको देखकर एक सवाल बड़ा जरूर खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दी जो युवा वर्ग है उसे अपनाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी जो पुराना जो कहीं ना कहीं वोट बैंक था, जिसे कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कांग्रेस से वो दूर हो गया है, उसे वापस लाने के लिए तैयार है? बहुत सारे सवाल है, सीधा इनके तरफ मुड़ते हैं। मनीष जी, स्वागत है इस शो में। सबसे पहला जो सवाल मेरा आपसे होगा वो ये होगा कि कांग्रेस आपके हिसाब से बिहार में कमजोर है या मजबूत है, या आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि संक्रमण चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मंच दिया अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार कांग्रेस परिवार का एक सामान्य सदस्य होकर भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। कांग्रेस और भारत देश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा है, हमारा गुरूर है। और मैं बार बार कई मंचों से इस बात की तस्दीक करता हूं कि इस देश के अंदर महज व्यक्ति विशेष के दरमियान लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा है तो दूसरी तरफ उनके कातिल की विचारधारा है। एक तरफ गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विचारधारा है तो दूसरी तरफ सावरकर, गोलवलकर और इन संघियों की विचारधारा। ये सीधी सीधी विचारधारा की लड़ाई है।
और जब आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं तो कई बार संक्रमण काल का दौर भी आता है, जिसमें कई बार हमें सफलता भी मिलती है, कई बार हमें नुकसान भी सहना पड़ता है। जी। मेरा ये मानना है कि 134 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि वो किसी जाति की बात नहीं करती, किसी धर्म की बात नहीं करती, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। जी। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। तो शायद वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो जातीय उन्माद और धर्म के नाम पे उन्माद फैलाकर जो जी। राज्यों में और राज्यों में नहीं देश भर में राजनीति चल रही है, उसमें हम थोड़े कमजोर पड़ते हैं। मतलब तो इसलिए पोलराइजेशन पॉलिटिक्स आप नहीं करते। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हमें आती ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास को यदि समझना है तो आप भारतवर्ष के इतिहास को पढ़िए, और भारतवर्ष के इतिहास को यदि समझना है तो कांग्रेस पार्टी के इतिहास को समझिए। दोनों एक दूसरे के पूरक। सवाल मेरा, आपने कहा कि कांग्रेस समावेश की राजनीति कर रही है, सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था उपचुनाव के बाद से जब महागठबंधन में थोड़ी दरारें बढ़ी तो हमने देखा कि छोटे दल जो घटक दल हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनका मोह भंग हुआ लालू और तेजस्वी यादव से। उन्होंने सीधे तौर पर लालू तेजस्वी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस को चुना, और चुना ही नहीं, सार्वजनिक मंचों से भी ये आग्रह किया कांग्रेस से कि वो महागठबंधन को लीड करे एज अ बड़ा भाई। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो डिसीजन लेगी और जो समन्वय बनाने का काम करेगी, मैं बात कर रहा हूँ मांझी जी, मुकेश सहनी और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी की, इन सभी ने आग्रह किया था कांग्रेस से। लेकिन आपने या तो तेजस्वी के सामने हथियार डाल दिए, आरजेडी के सामने, या तो आप नहीं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते थे, या आपने इन दलों को इस तरह से छोड़ दिया अधर में कि अब ये कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुका है कि कांग्रेस भी आरजेडी के साथ ही जाना चाहती है, आपको बैसाखी पसंद है, आपको लीड नहीं करना है। देखिए, इसको दूसरे नज़रिए से देखिए। इसका दूसरा पहलू भी ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे राहुल गांधी जी के नेतृत्व को, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को पूरी निष्ठा से तेजस्वी यादव जी हों, स्वयं लालू प्रसाद यादव जी, वो दौर भी था जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता विदेशी कहकर अपमानित करते थे, तो पूरी ताकत के साथ आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ खड़े होते थे। जी, लालू प्रसाद। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो संबंध है वो बहुत अटूट संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो वैचारिक स्तर पे जो लड़ाई सांप्रदायिक शक्तियों के साथ पूरे देश भर में चल रही है, उसमें एकला चलो वाला जो हमारा जो वाली जो कहावत है वो बहुत ज़्यादा मुफीद इसलिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने बल पे चुनाव नहीं लड़ सकती, कांग्रेस पार्टी के पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन क्योंकि एक तरफ जब आपको पूरे देश भर में उन शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वहां पे एकजुटता बहुत जरूरी है, आपस में तालमेल बहुत जरूरी है। इसलिए कई बार अपना नुकसान करके भी कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानी देती रही है, और कुर्बानी इसलिए देती रही है ताकि हमें वोट के मामले में थोड़ा नुकसान भी हो, लेकिन हमारा समाज बचा रहे, समाज में भाईचारा बचा रहे, समाज में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी कौमी एकता है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिक्किम से पोरबंदर तक जो हमारा भाईचारा है, जो प्रेम मोहब्बत है, वो बचा रहे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो दिखता भी है। राजद कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। कहीं ना कहीं शक्ति सिंह गोहिल जो आपके प्रभारी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक लेटर लिखा था राज्यसभा के विवाद के दौरान कि जब आवश्यकता पड़ती है, पूर्व से सब कुछ तय था, नियोजित था, इन्होंने आग्रह भी किया था, लेकिन राज्यसभा में के मुद्दे पर आरजेडी ने आपका साथ नहीं दिया। तेजस्वी की बात चली, आपकी नहीं चली। देखिए, मुझे लगता है कि वो जो पर्टिकुलर मुद्दा है वो बाद में कोई मुद्दा नहीं रह गया था, इसलिए कि उस बात का क्लैरिफिकेशन जो है वो शायद आरजेडी ने शीर्ष नेतृत्व को दिया था कि उनको अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए उनको ये राज्यसभा की सीट चाहिए थी, तो शायद वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। और मैं समझता हूँ कि और ये सारी बातें जो हैं वो शीर्ष नेतृत्व बैठकर फैसला करते हैं। अपने तेजस्वी की बात की, अपने आरजेडी की बात की कि आप साथ में चलना चाहते हैं, एक नैसर्गिक कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रिश्ता है, लेकिन यही रिश्ता हमने देखा है आपके पार्टी के कई बड़े नेता
चाहे तो सदानंद सिंह हों, एक मौके पर तो प्रेमचंद मिश्रा जी ने भी कहा था, और कई नेता खुलेआम ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाजपा के खिलाफ तो बोलते हैं लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ चुप रहते हैं या नीतीश कुमार के कार्यों की बड़ाई कर देते हैं। आपके कई विधायक भी हमने सुना है कि नीतीश जी के संपर्क में लगातार रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप तेजस्वी के भी साथ रहना चाहते हैं और नीतीश जी के साथ भी जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये सब बातें बेबुनियाद हैं। और दूसरी बात ये है कि कौन क्या करता है, कांग्रेस पार्टी उस बात पे कम यकीन करती है। कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी सिद्धांत वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हर उस चीज़ की मुखालफत करती है जो जन विरोधी है, जिसमें जो समाज विरोधी है, जिससे समाज के भाईचारे को समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम हर उस व्यक्ति के साथ आने को तैयार हैं जो देश में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो। 2015 में आप महागठबंधन का निर्माण आप लोगों ने किया था। 17 में हमने देखा कि जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार बाहर निकले इस महागठबंधन से, उसमें आप कहीं फैक्टर ही नहीं थे। आपको बाकायदा उन्होंने मीडिएटर बनाने का प्रयास किया था, अशोक चौधरी से उन्होंने आग्रह किया था जब तत्कालीन जो अध्यक्ष थे। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस और नीतीश के बीच में कोई खटास ही नहीं थी, फिर भी आप लोगों को संबंध विच्छेद करना पड़ा। क्या ये एक बड़ा फैक्टर गया, क्या मुंह माया रह गया कुछ लोगों में नीतीश जी? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो किया वो हिंदुस्तान की सियासत में मैं समझता हूँ कि ऐसा बदनुमा दाग था कि बहुत लंबे अरसे तक उसका दंश वो कांग्रेस के दिल में रहेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब 2015 से पहले जब गठबंधन का दौर चल रहा था तो लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। ये कांग्रेस पार्टी थी, ये हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की पहल थी कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा हुए। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया, जिस तरीके से उन्होंने रातों रात सरकार बदलने का काम किया, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई दोष नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो संस्कार है, जो कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, उन्होंने भरोसा किया। उन्होंने भरोसा इसलिए किया कि उनको बिहार के जनता के हित की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने गठबंधन बनाया। नीतीश कुमार जी इस तरह का धोखा देंगे, शायद ये कभी वंस इन अ वाइल कभी कभी ऐसा वाकया होता है। महागठबंधन का आपका जो स्वरूप है बिहार में, वो अब धूमिल सा हो गया है। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सी काल्पनिक जो गठबंधन है, कौन नहीं है। फिलहाल एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कितना मुश्किल होता है चुनाव में। कभी आप नीतीश के साथ जाते हैं, कभी आप आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी महागठबंधन के अलग अलग दलों के साथ जाइएगा, तो जो आपका कोर वोटर है वो तो सवाल पूछता होगा ना कि आप पिछली बार नीतीश जी के साथ थे, इस बार आप आरजेडी के साथ जा रहे हैं, फलाना के साथ जा रहे हैं। ये तो मुश्किल होता होगा कहीं ना कहीं समझा पाना। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के डिसिप्लिन वर्कर हैं और मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। एक समान व्यक्ति के लिए ऐसा कोई भी किसी भी प्रश्न का उत्तर जो उसके विशेषाधिकार से बाहर का हो, मैं समझता हूँ उस पर उचित टिप्पणी नहीं होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वो सक्षम है, उसके अंदर सामर्थ्य है। आज यदि कांग्रेस पार्टी 243 सीट पे चुनाव लड़ती है अकेले अपने बलबूते, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं शायद आपको चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। आप बिहार के हर जिले में चले जाएं, जैसा पिछले बार देखने को मिला था लालू जी के साथ, जो आप लोग अलग होकर चुनाव लड़े थे, तो एकदम चौंकाने वाला कहीं ना कहीं रिजल्ट आया। आज भी मेरा ये मानना है कि जो 2010 के चुनाव की आप बात कर रहे हैं, मेरा याद है आपको, सब कुछ याद है? बिल्कुल मुझे याद है। 2010 का चुनाव मुझे इसलिए अच्छे से याद है कि 2010 के चुनाव से पहले पंचायत स्तरीय सम्मेलन भी होते थे कांग्रेस के और बूथ तक कांग्रेस पार्टी की धमक थी। जब चुनाव में हम गए तो उस वक्त जो माहौल था वो कांग्रेस के खिलाफ माहौल नहीं था। वो माहौल एक्चुअली में नीतीश कुमार जी को स्वीकार बिहार की जनता ने कर लिया था और उनको बिहार की जनता ने 2005 के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को मौका देने का मन बना लिया था। शायद यही कारण था कि उस वक्त हमको बुरी तरह से मात खानी पड़ी
और जब राष्ट्रीय जनता दल खुद 22 और 24 सीटों पे लालू जी ने भी राष्ट्रीय आपको जनता दल याद खुद- दिलाया था। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल खुद 22 और 24 सीटों पे सिमट गई उन्होंने थी। इन शायद इस तरह के शब्दों का भी चयन किया था कि कांग्रेस कभी कभी भूल जाती है अपनी हैसियत बिहार में। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इतने बड़े कद के नेता हैं, और मेरा तो बार बार मानना है कि चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय रामविलास पासवान जी हों, ये अमूल्य धरोहर है बिहार की राजनीति के। जी और मैं एक सामान्य सा राजनीति का नर्सरी का स्टूडेंट, जी न मेरी हैसियत है न मेरा कद है कि मैं टिप्पणी कीजिए जी। उनके ऊपर लेकिन कोई कहा टिप्पणी जाता है कि करूं। दूध का जला छाछ भी ये- कर पीता है, तो 2010 जब आपको याद ही है, तो आप एकला चलो की रणनीति कैसे बना सकते हैं? बिहार में तो आपके नेता भी अब बोलने से कतराते हैं कि एकला चलो सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी इस बात का घमंड करती है कि वो आज अपने चरमोत्कर्ष पे है, अपने सबसे अच्छे दिनों में है, जी तो भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करती है, जी रामविलास पासवान जी के साथ गठबंधन करती है, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन था उनका, जी पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल के साथ गठबंधन था। जी तो जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है वो आज सबसे बेहतरीन दिनों में है, स्वर्णिम दिनों में है, जी। तो उसको भी गठबंधन की जरूरत पड़ती है। तो हमें इस बात को मानने से गुरेज नहीं करना चाहिए। ये गठबंधन का दौर है, चलिए ये मान संक्रमण काल का दौर है। लेते हैं आपकी बात मान लेते हैं कि एक महागठबंधन है जिसका कहीं ना कहीं संस्कार आप निभा रहे हैं। अगर जिस तरह का राजनीतिक पैटर्न रहा है पिछले 1-2 साल में देश का, आपने देखा होगा अच्छे से, अब प्री पोल अलायंसेस का फेज नहीं चल रहा है। अमित शाह ने भी खुलकर ये बातें कही कि चाहे बिहार हो या कहीं हो, भले चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश जी के अंडर में, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। बीच में खबरें आई थी कि तेजस्वी यादव भाजपा के संपर्क में हैं। कई बार हमने देखा है बयानों में जैसे चयनित तरीके से बयान आ रहे हैं, भाजपा को माफ़ कर दिया जाता है, नीतीश के ऊपर हमला किया जाता है। नीतीश और भाजपा के बीच में भी कई बार हमने देखा है खटास हुआ है उत्पन्न। कहीं अगर खुदा न खास्ता आपके खिलाफ अगर जनादेश आता है और राजद और भाजपा एक हो जाते हैं, तो उन परिस्थितियों के लिए क्या आप तैयार हैं? देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है देश कि का राजनीतिक पैटर्न भी तो कुछ कहता है ना। देखिए, दूसरी बात ये है कि ये आरजेडी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुफीद होगा। जी कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी सवाल का जवाब, ये पिछली बार नीतीश जी ने आपको झटका दिया इसी तरह से, अब अगर तेजस्वी दे देंगे तो क्या कीजिएगा? देखिए, जो नीतीश कुमार जी ने कहा, जो नीतीश कुमार जी ने किया, मैंने आपको इससे पहले भी इस बात का जिक्र किया जी जी कि वो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कभी कभार इस प्रकार का वाकया देखने को मिलता है, जी और हम ईश्वर से मनाते हैं इस प्रकार का उदाहरण फिर कभी हमें देखने को ना मिले। जी और आरजेडी की आप चर्चा कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि आरजेडी क्या करती है नहीं करती है, जी। उस बात में हम बहुत ज़्यादा ताक झांक नहीं आपने करते। भी महाराष्ट्र में हम- यही किया है, आपने भी महाराष्ट्र में इसी तरह से पोस्ट पोल अलायंस किया है और सरकार बनाई है। भाजपा कहीं ना कहीं आपके जो राजनीतिक विचार है और जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उसको भी प्रभावित कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र में आम जनता की आवाज़ को सुनकर, आम जनता की तरफ उनकी वेदना, उनकी पीड़ा को समझते हुए कांग्रेस ने यह फैसला किया कि दोबारा से इतनी जल्दी चुनाव में हम आम जनता को झोंकने नहीं जी दें। जी इसलिए वहाँ पर जिस प्रकार की साजिश और जिस प्रकार का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त के तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया था, जी मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार चल रही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रही है, जी तो इसलिए उसमें आम जनता को हित को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने बहुत बड़ा फैसला लिया। हमने लगभग बिहार के राजनीतिक सारे विषयों पर आपसे सवाल पूछ लिया है। कुछ सवाल अब आपसे और आपके क्षेत्र के विशेष में जी। मैं पूछूंगा। जी। पहला सवाल जो मेरा ये है वो जी। है कि सीमांचल के क्षेत्र से आप आते हैं। जी। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पूर्व में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गढ़ था वहाँ, जी। अब ऐसा नहीं है। अब परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं प्रतिकूल अनुकूल होती जाती हैं, राजनीति में होता है। लेकिन जो लड़ाई वहाँ की है सीमांचल की, वो 3 तरफा लग रही है।
एक तरफ जहां जदयू और एनडीए एक बड़ा कहीं ना कहीं वहां घटक होंगे, एक मजबूत ताकत बनकर जाएंगे, वहीं आप और जैसे आपका महागठबंधन बनता है, आप वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तीसरा मोर्चा भी बड़ा मजबूती से वहाँ पहुँच रहा है, एमएम है, पप्पू यादव की पार्टी है, एक तीसरा बिहार नवनिर्माण मोर्चा बन रहा है, ये भी एक मजबूत ताकत होंगे अगर एक साथ जाएंगे तो। इन परिस्थितियों में चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना और सरकार बना पाना, वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होगा? देखिए, मैं आपकी बात को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता जी। 2005 की परिस्थिति बिल्कुल विभिन्न थी। वो परिस्थिति एक अलग प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ था, जिसमें जो महागठबंधन बना था 2015 उसमें महागठबंधन 2015 जी जी उसमें महागठबंधन वर्सेस बीजेपी के दरमियान चुनाव था, जी जिसमें हमें भारी सफलता मिली। जी इस बार के चुनाव में स्थिति थोड़ी अलग रहने वाली है। जी। कई ऐसे उम्मीदवार भी होंगे जी जो निष्ठावान होंगे, समर्पित होंगे, कमिटेड होंगे, जी लेकिन गठबंधन की राजनीति की वजह से उनका बलिदान हो चुका होगा। जी। तो वैसे लोग यदि आम जनता के बीच में रहते हैं, आम जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं जी और उनके सच्चे शुभचिंतक हैं, तो उनके लिए भी पब्लिक के बीच वोट जाकर मांगने का मौका होगा। जी और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज जो आम जनता के बीच में होगा जी वो सबसे बड़ा नेता होगा। जी। लोकतंत्र में जन आशीर्वाद से बढ़कर दूसरा कोई आशीर्वाद नहीं है। मतलब सीमांचल की हकीकत को आपने अच्छे से देखा है। हमने आपको दिखाया है कैसे कोरोना काल के दौरान मनीष यादव उन लोगों में से थे जो जनता के बीच पहुंच रहे थे। जनप्रतिनिधि गायब थे, लेकिन ये लोग जाकर लोगों की सहायता कर रहे थे, उन्हें पहुंचा रहे थे क्वारंटीन सेंटरों तक। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मनीष जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, कांग्रेस का जनाधार वहाँ एक सूर्योदय और सूर्यास्त जैसा वहाँ परिस्थिति लगभग रहा। फिर से कांग्रेस वहाँ जीवित हो सकती है क्या आपको लग रहा है? कांग्रेस तो सीमांचल में जीवित है जी। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है या इस बात की जानकारी नहीं है जी कि कांग्रेस पार्टी के 8 एमएलए जी इस वक्त इलेक्टेड एमएलए हैं। जी। अभी किशनगंज में हम उपचुनाव हार गए, 7 एमएलए हैं। जी पिछली बार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में 10 सीटें मिली थी सीमांचल के इलाके में, जी। और 10 में हम 8 सीटें जीत कर आए। तो स्ट्राइक रेट तो हमारा बहुत बेहतरीन है। मतलब वहाँ संभावनाएं और असीमित हैं। आज भी मेरा मानना है सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, कोसी का इलाका है, जी वहां कांग्रेस पार्टी के रोम रोम में बसने वाले कांग्रेसी, जी डीएनए में जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों वाले लोग जी जी जो आज भी कांग्रेस पार्टी को अपने दिल में, अपनी आत्मा के अंदर बसा कर रखते हैं, जी। जरूरत है कि हमें उनके द्वार तक पहुंचने की। उस क्षेत्र में पप्पू यादव भी एक बड़े फैक्टर होंगे इस चुनाव में। जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ साल में बढ़ी है, खासतौर पे बाढ़ और कोरोना वायरस के दौरान, तो वो भी एक बड़े फैक्टर वहाँ होंगे। राजद से उनका रिश्ता बहुत बढ़िया नहीं है। अगर राजद के कैंडिडेट उतरेंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ से अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता बढ़िया है। आप में और पप्पू यादव में क्या अंडरस्टैंडिंग बन सकती है महागठबंधन से अलग होकर, या आप उनके हिमायती बनेंगे महागठबंधन आने के? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि एक समाज सेवक के रूप में जो काम पप्पू यादव जी करते हैं जी। वो बेहद सराहनीय हैं, लेकिन गठबंधन किससे होगा और नहीं होगा, जी इस पर किसी भी प्रकार का उत्तर देने के लिए, इस पर किसी भी प्रकार का आंसर देने के लिए जी मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ। जी ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेतृत्व तय करता है, आलाकमान तय करता है। और मैं समझता हूँ कि जिस बात का आप इशारा कर रहे हैं जी कि महागठबंधन भी होगा और एनडीए और महागठबंधन के बीच जब लड़ाई होगी तो क्या किसी तीसरे दल, पप्पू यादव जी, जैसे लोगों जी, के लिए कोई जी। जगह होगी? आपका आशय यही था जी पूछने का। जी 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 तो मुझे इसमें कोई दम नज़र नहीं आता, जी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली महागठबंधन, जी। मैं बार बार इस बात को आप ध्यान से नोट कीजिए कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन, महागठबंधन, जी वो सीमांचल इलाके में, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो पप्पू यादव जी हो या कोई भी हो, जी वो थोड़ा सा भी सेंध नहीं लगा पाएगी। नहीं लगा पाएंगे। क्यों कि
कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये जो महागठबंधन है वो सीमांचल के इलाके में जी वो बहुत ताकतवर है जी और मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी भी प्रकार की किसी दल के लिए कोई गुंजाइश होगी। जी लेकिन लोकतंत्र है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा दंभ में या अभिमान में कुछ नहीं कहना चाहिए। सबके लिए विकल्प खुले हुए हैं। आपके राजनीतिक जो जीवन रहा है जी। आपका बिहार में अब तक, उसके लिए रिलेटेड एक सवाल है, मैं चाहूँगा कि बहुत बेबाकी से आप इस पर जवाब जी। दीजिएगा। बहुत लोग इस पर नहीं चर्चा कर पाए हैं अभी तक। जी आप जब बिहार आए थे और आप जब कांग्रेस पार्टी का एक बहुत एक्टिवली आपने बिहार में कैंपेन किया था, आपने पदयात्रा भी की थी, याद है मुझे। इन सभी के दौरान आपने अशोक चौधरी के नेतृत्व को बिहार में देखा था, जिन परिस्थितियों में उन्होंने पार्टी को छोड़ा और जिस तरह से आज वो नीतीश कुमार के साथ हैं, कहीं ना कहीं एक सवाल तो बड़ा खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी कभी विश्वास कर पाएगी इस तरह से, वाइल्ड डिसीजंस ले पाएगी कि नहीं। और उसके बाद जिस तरह से मदन मोहन झा की स्वीकार्यता रही है पार्टी को लेकर, कार्यकर्ता भी कहते रहते हैं कि बहुत लोगों से सुलभ रहते हैं, मिलते रहते हैं। दोनों के अंडर में आपने लगभग काम कर लिया है। आपको क्या लगता है दोनों में से किसका कार्यकाल आपको लगा कि ज़्यादा बेटर है और संभावनाएं जिसमें ज़्यादा बढ़ी हैं? देखिए, ये बड़ा ही अलग किस्म का प्रश्न आपने पूछा है। जी इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं NSY का राष्ट्रीय पदाधिकारी था, युवा कांग्रेस में मैंने काम किया। वहाँ से एक तरीके से हाथ पकड़कर अशोक चौधरी जी मुझे बिहार की राजनीति में लेकर आए। ये भी सत्य है कि मेरे पिताजी जिला कांग्रेस कमेटी के लंबे अरसे तक अध्यक्ष रहे, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। हालांकि मेरे ईश्वरतुल्य पिताजी भारतेंदु यादव जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व गुण जो होता है वो अशोक चौधरी जी के अंदर कूट-कूट के भरा हुआ था। लेकिन दो बातें होती हैं। मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य हो, मैं बहुत गुणवान हूँ, बहुत बड़ा मास लीडर हूँ, मैनेजमेंट कैपेसिटी है, सब कुछ है जी। लेकिन यदि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं जी। आप पार्टी के भरोसे को तोड़ते हैं जी। आप पार्टी के अनुशासन का अतिक्रमण करते हैं जी। तो आप की पूरी निष्ठा, आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व वो संदेह के घेरे में आ सारे जाता गुण नश्वर हो है। जाते हैं। आज अशोक चौधरी जी, जो अशोक चौधरी जी नीतीश कुमार के समकक्ष बैठा करते थे एक कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, जी। आज अशोक चौधरी जी उनके चरणों में बैठते हैं। जी। ये फर्क है। जब आप पार्टी से निष्ठा बदलते हैं जी। तो आज पार्टी से निष्ठा बदलते हुए कुछ समय पहले की बात है, मध्य प्रदेश जी। के अंदर आपने देखा जी। इतने बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जी। जो पार्टी के अंदर इनका इतना वर्चस्व था, पार्टी में दूसरे और तीसरे नंबर पे लोग पूरे देश के कांग्रेस जन उनसे जी, मोहब्बत करते जी, थे। जी। आज जब पार्टी छोड़ के गए, ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं, जी। तो मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा अशोक चौधरी जी पे। मदन मोहन झा जी एक का कैसा रिस्पेक्ट रहा, है, कैसा लेकिन मदन कार्यकाल? मोहन झा जी, और इस बात को इसलिए नहीं कि दिस इज द फ्लैटरिंग कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नॉट द फ्लैटरिंग कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द ट्रूथ। जी। मदन मोहन झा जी जितना सुलभ, जितना सरल, जितना सहज होकर आम कार्यकर्ता के साथ संवाद करते हैं, जी। मैं समझता हूं एक लंबे अरसे के बाद मैंने ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक चरित्र का व्यक्ति, ऐसा कोई प्रदेश अध्यक्ष देखा है जी। जिनको आप रात के 2 बजे भी फोन करते हैं। छोड़ दीजिए, मैं एक समान सा ब्लॉक और पंचायत का भी कोई व्यक्ति यदि उनको फोन करता है तो उसको वापस कॉल बैक करना, जी। और यदि कोई व्यक्ति मिलने जाता है उनको प्रॉपर सम्मान मिलना, तो कार्यकर्ता और नेता के बीच जो संवाद की स्थिति होती है, जी। ऐसा नहीं था कि पहले संवाद नहीं होते थे, जी। लेकिन उस संवाद में संवेदना का अभाव होता था। जी। ऐसा कोई भी संवाद जिसमें संवेदना का अभाव हो वो निरर्थक है, जी। उसमें मिठास नहीं है, उसमें वात्सल प्रेम नहीं है। कि मदन मोहन झा जी के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी। एक शुभ और सुरक्षित हाथ में है और एक बेहद विनम्र, शालीन और कांग्रेस पार्टी को
निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में आसमान की ऊंचाई तक पहुंचना है। भविष्य को लेकर आप ये स्वस्थ हैं एकदम? भविष्य को लेकर भी और वर्तमान मैं समझता हूं एक सही अभिभावक के हाथ में है, जिसमें हम जैसे नौजवान भी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन के नौजवान हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी असहज नहीं महसूस करते। अंतिम सवाल मेरा यही है आपसे, कोई भी कार्यकर्ता हो, पार्टी का झंडा वाहक हो, आप दो तीन पुस्तों से आपके हैं, कांग्रेस का झंडा आप ढोते आ रहे हैं, सभी की एक महत्वाकांक्षा होती है कि सेवा करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, जनप्रतिनिधि बनकर लोगों के बीच में जाएं, उनकी बातें रखें, बड़े सदन में, छोटे सदन में, कहीं भी हो। आप भी अब काफ़ी समय से बिहार में काफ़ी एक्टिव, अपने क्षेत्र में आप अपने लोगों से मुलाकात करते रहे हैं, महत्वाकांक्षाएं तो होंगी कि पिताजी ने भी आपको जो लेगेसी दी है उसमें जनप्रतिनिधि बनने का ही उनका सपना था आपके प्रति, उसे पूरा करने के लिए आपको क्या लगता है ये उचित समय है, उचित अवसर है? क्या लगता है आपको कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इसमें आप जो कार्य आपने किए हैं उसको रिवार्ड कर पाएगी पार्टी? देखिए, हर वो व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति में रहता है, उनका प्राथमिक और अंतरिम उद्देश्य होता है कि वो सदन में पहुंचे। और इस बात को यदि मैं कहूं कि नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये मैं आपके साथ झूठ बोल रहा हूं। निश्चित रूप से विधानसभा पहुंचने की मेरी भी ख्वाहिश है और 2020 के चुनाव के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बगैर किसी बुनियाद के मैं ये बात कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि जब भी यदि कांग्रेस पार्टी अकेले जाती है तो भी, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में जाती है तो भी, एक एक विधानसभा में ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, पूरे गठबंधन के लोग वो एक स्वतंत्र और ईमानदार सर्वेक्षण कराएं और उसमें किसी भी बगैर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को लिए बगैर उसमें वो ये देखे कि इस जगह से यदि कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत अच्छा है और आरजेडी का उम्मीदवार यहां से चुनाव नहीं जीत सकता है, तो मैं समझता हूं इसमें आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी किसी भी प्रकार के जिद, किसी भी प्रकार के ईगो रखने की जरूरत है। आपको यदि सांप्रदायिक शक्तियों को, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, नीतीश कुमार जी को बिहार में हराना है, तो एक एक विधानसभा सीट पर पूरी गंभीरता से आपको सर्वे कराना पड़ेगा। यदि मनीष यादव नरपतगंज से चुनाव की तैयारी कर रहा है, आप सर्वे कराइए। यदि मनीष यादव वहां से महागठबंधन के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है, तो उस पर तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह होगा कि आप उस वक्त किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह मत रखिए, ईगो मत रखिए, आप वहां मनीष यादव को, वहां कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए। और यदि मनीष यादव आपके उस आकलन पे, निष्कर्ष पे सही नहीं उतरता है, तो मनीष यादव कोई बहुत आतुर नहीं है, वो संगठन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हो जाने मात्र से, पदाधिकारी हो जाने मात्र से, मैं विधायक और सांसद से बहुत बड़ी चीज हूं। और मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी दमखम से महागठबंधन को, यदि महागठबंधन का निर्माण होता है तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी दीवानगी के साथ, पूरे जुनून के साथ 243 सीट पर एक योद्धा की तरह डटा रहेगा। ये तो समझ में आ गया है कि ये चुनाव बड़ा अलग तरीके का चुनाव होने वाला है। युवाओं को प्राथमिकता इसलिए भी मिलेगी क्योंकि कोरोना का जो जिस एज ग्रुप को ये इफेक्ट करता है, चुनाव के दौरान जनसंपर्क तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी चुनाव पार्टी नहीं लड़ना चाहेगी जिनका एज बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जो नए तकनीकों का इस्तेमाल इस चुनाव में होगा, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, सोशल मीडिया की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं कहा जाता है कि नैसर्गिक तौर पर युवाओं के कोर्ट में जाता है। अब आप भी एक युवा हैं, ऑब्वियसली आपने भी लाइव के माध्यम से और बहुत तरीके से आप लोगों से जुड़ते रहते हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर होगा? मतलब अगर यूथ को पार्टियां फोकस करें तो क्या ज़्यादा उसके रिजल्ट्स आएंगे क्या? देखिए, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल हो जाएगा जी, लेकिन मैं बड़ी बेबाकी से इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं क्षेत्र में भ्रमण करता रहता हूँ जी। राजनीति बहुत बदल गई है जी, और यदि इस बदलते वक्त में
हम और आप अपने आप को नहीं बदलते हैं जी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। और ये कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरू से हमने देखा है कि कांग्रेस ने भले ही राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, मगर सोशल मीडिया को एक्सेप्ट करने में कांग्रेस को काफी समय लगा। नरेंद्र मोदी ने फायदा उठाया सोशल मीडिया का, मानता हूं, लेकिन आपको अभी भी आज भी हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर काफी पीछे है। आप मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार स्वयं आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब 2014 का चुनाव में हार गए थे, उन्होंने इस बात को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया था जी। ये मनरेगा, ये 72,000 किसानों का कर्जा माफ, अन्य काम हुए, खास सुरक्षा कानून, कितने काम हुए, लेकिन उसको हम आम जनता तक उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए जी। और इन लोगों ने कुछ नहीं किया जी। 2014 से लेकर आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। जो कांग्रेस के किए हुए काम हैं जी। उसी का इन्होंने 2014 के बाद से उद्घाटन करना शुरू किया। जी। और इन्होंने जैसे स्वच्छ भारत योजना चलाई, वो पहले निर्मल भारत योजना के नाम से थी जी। इंदिरा आवास, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास कर दिया। इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। तो मूलतः सोशल मीडिया पर आप कमजोर हैं और ये चुनाव सोशल मीडिया का ही होने जा रहा है। सोशल मीडिया की ताकत ये है कि आज यदि मैं यहां बैठे बैठे आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं जी। तो आप ये मत समझिए ये सिर्फ पटना शहर के अंदर ये इंटरव्यू लोग देख रहे होंगे जी। आज गांव और कस्बे के अंदर सुदूर देहात में भी आप चले जाएंगे तो और कुछ हो ना हो, हर घर में एक और दो मास्टर ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा जी। और हर एक व्यक्ति, इस बात को आपकी पार्टी समझती है क्या? इस बात के मेरी पार्टी बिल्कुल समझती है। मेरी पार्टी ने आज ही जी डिजिटल मेंबरशिप लॉन्च की है जी। और हम डिजिटल तरीके से लोगों को मेंबरशिप कराएंगे। भाजपा को एक कड़ी टक्कर सोशल मीडिया पर भी दे सकते हैं आप लोग? नहीं, हम देखिए दो बातें हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है जी। लेकिन यदि आपके पास सब्सटेंस हो, आपके पास तथ्य हो जी। तो सोशल मीडिया सोने पे सुहागा का काम करता है। जी। कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत है, हमारे पास ऐसी ऐसी उपलब्धियां हैं, हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप है जी। उसके साथ साथ यदि हम बहुत अच्छा ऐसे काम कर रहे भी हैं आपके पास जो सोशल मीडिया समझते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बदलाव आया है जी। और मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया की जरूरत है जी। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं जी। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे नक्कार खाने में तूती बोलती है, जी। आपकी आवाज बाहर ही नहीं पहुंचेगी। मनीष यादव क्या है, कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया है, वो यदि मेरी जनता, आम जनता यदि इस बात को समझ ही नहीं पा रही है कि ये जो काम किया हुआ है ये कांग्रेस पार्टी का काम किया हुआ है, तो उस चीज के लिए सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत बड़ा टूल है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से आज चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं एक प्रकार से दिग्भ्रमित तो नहीं कहूंगा, वो भक्त बनकर काम कर रहा है, वैसे में सोशल मीडिया ही एकमात्र प्लेटफॉर्म है हम सभी समूह के लिए जो आम जनता तक अपनी बात सच्चाई के साथ पहुंचा सके। डिजिटल चुनाव के लिए तैयार है आपकी पार्टी? बिल्कुल, हमारी पार्टी हर तरीके से बूथ पे भी तैयारी कर रही है, हमारी पार्टी ग्राउंड लेवल पे तैयारी कर रही है और सोशल मीडिया हम सिर्फ उतना ही सहारा ले रहे हैं ताकि सोशल मीडिया को हम जो हम कर रहे हैं उस ईमानदारी को हम सच्चाई के साथ पहुंचा सके और उनकी जो जालसाजी है, उनकी जो जुमलेबाजी है, उसका सोशल मीडिया के माध्यम से हम करारा जवाब दे सकें। जी, तो आपने देखा लगभग हमने सारे विषयों पर, महागठबंधन से लेकर सीमांचल की राजनीति तक सब पर चर्चा की। मनीष यादव जी ने बहुत बेबाकी से अपनी हर बातों का जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद देंगे और साथ ही साथ ये भी बता देंगे आपको कि अगर इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो भी जवाब दे सकते हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स में मौजूद रहेंगे। मैं आपके माध्यम से आपकी इजाजत हो जी, तो चूंकि हम और आप सब संघर्ष से निकले हुए लोग हैं जी, आपको भी मैं बहुत अरसे से जानता हूं जी, जिस ईमानदारी से, जिस कर्मठता के साथ एक कर्मयोगी बनकर आपने अपने प्रोफेशन में इतनी सफलता प्राप्त की है, तो एक जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं जी, उनको मैं ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने जी,
इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई ना हो, शाम सहमी ना हो, रात हो न डरी, भोर की आंख डबडबाई ना हो, दम न तोड़े फिर कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर कहीं लड़ाई ना हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसू में नहाई ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने सुन लिया, मनीष जी अब आते आते रहेंगे पंचनामा के, ये भी लगातार एक गेस्ट जो पैनल है हमारा उसमें इनको भी हमने इंक्लूड कर लिया है। बातचीत बहुत लंबी होगी, आगे बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बुलवाएंगे, उन सवालों का भी जवाब लेंगे जिन सवालों का आज हमने कहीं ना कहीं इन्हें नहीं पूछ पाए हम इन समय की वजह से। तो अगर कमेंट बॉक्स में इन्हें कोई सजेशन देना हो, इनकी किसी बात को काटना हो तो आप जवाब दे सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स देखेंगे, देखिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे और आपकी बात का जवाब भी देंगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मनीष जी और अन्य लोगों से भी लगातार मुलाकात होती रहेगी। इसी तरह से न्यूज़ बिहार और भारत लाइव को अपना प्यार देते रहिए। और हाँ, बेल आइकन दबाइएगा तो जब जहाँ रहिएगा ना टपाक से खबर सारा मिल जाएगा बिहार का। धन्यवाद।